बैंक लोन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाने के बाद में नोटिस इशू होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को नोटिस बैंकों द्वारा इशू होते हैं और कुछ लोगों को, कुछ बोरोवर्स को नोटिस एआरसी इशू करती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाता है उसे। तो क्यों कुछ लोगों को बैंक इशू करती है और क्यों कुछ लोगों को एआरसी नोटिस इशू करती है, और एआरसी द्वारा नोटिस आने के बाद में क्या किया जाए, आज इस वीडियो में हम इस पे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एआरसी क्या होती है? एआरसी बेसिकली असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। एआरसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में भी रजिस्टर्ड होती है और बेसिकली एआरसी का जो फंक्शन है या इसका रजिस्ट्रेशन है, इसको सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जिसको कहते हैं, सरफेसी एक्ट, उसके सेक्शन 3 में प्रावधान दिया गया है। तो ये जो एआरसीज होती है बेसिकली इनका काम असेट रिकंस्ट्रक्शन का होता है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? असेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो ये एआरसीज होती है ये बैंक से लोन के जो राइट्स हैं, वो अधिकार जो हैं वो ले लेते हैं, जिसको असेट रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। यानी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर उसका सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्होंने ले लिया, कोई राइट इन्होंने ले लिया, तो उसको एआरसीज कहा जाता है। तो भारत में एआरसीज को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि जब बैंकों का लोन एनपीए हो जाता है तो बैंकों के पास में लिक्विडिटी की समस्या आती है। तो बैंकें अपना कोर बिजनेस को मतलब कम करके फिर या उसमें से समय निकाल के फिर रिकवरी में लगना पड़ता है। तो उसको समय के बर्डन को कम करने के लिए और बैंकों की लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एआरसीज का प्रावधान किया गया था, ताकि जो स्ट्रेस असेट्स हैं यानी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो एआरसी खरीद लें और उसके बदले में लिक्विडिटी बैंकों को दे दे। तो लिक्विडिटी की समस्या को खत्म करने के लिए और रिकवरी प्रोसेस को इजी करने के लिए और बैंकों से रिकवरी का जो बोझ है वो थोड़ा सा कम करने के लिए बेसिकली असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अस्तित्व में आई। तो जो एआरसीज होती हैं ये कैसे बैंक से एनपीए ले लेती है या खरीद लेती है, उसकी एक प्रोसेस होती है। जब बैंकों में जब लोन एनपीए हो जाता है तो बैंकें डिसाइड करती है कि ये रिकवरी प्रोसेस खुद को करनी है या फिर ये जो पर्टिकुलर लोन है, कोई पर्टिकुलर लोन है जो वो एआरसी को देना है। जब बैंक ये डिसाइड कर लेती है कि ये कोई पर्टिकुलर लोन है वो एआरसी को ट्रांसफर करना है, तो ऑक्शन प्रोसेस या बिडिंग प्रोसेस से ये जो लोन होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होती है वो एआरसी को ट्रांसफर की जाती है। ये दो तरीके से होती है, ऑक्शन के थ्रू भी हो सकती है और दोनों पार्टी आपस में तय करके ये भी कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोन को किसी पर्टिकुलर एआरसी को दिया जाए। तो इसमें बिडिंग प्रोसेस में जो एआरसीज होती है वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करते हैं किसी भी लोन एनपीए के एक्विजिशन के लिए। वेरियस रेगुलेटरी प्रोसेस रिक्वायरमेंट करने के बाद में जो लोन है वो एआरसी को ट्रांसफर हो जाता है। फिर एआरसी क्या करती है, उसके लिए फंड रेज करती है, ट्रस्ट बनाकर या किसी अन्य प्रकार से फंड को रेस करती है और वो जो फंड होता है वो बायर्स खरीदते हैं, क्वालिफाइड बायर्स होते हैं, उसमें अपना रुपया इन्वेस्ट करते हैं और उस रुपये के इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो एआरसीज होती है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेती है। फिर एआरसीज क्या करती है, उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवरी प्रोसेस में डालती है और रिकवरी प्रोसेस के द्वारा उन एनपीए लोन अकाउंट से रिकवरी करती है। वो सारे अधिकार जो बैंकों के पास थे वो सारे के सारे अधिकार एआरसी के पास में आ जाते हैं उस एनपीए अकाउंट से रिलेटेड। यानी फिर एआरसी जो है वो जैसे बैंकें रिकवर करती है वैसे ही अपने उस लोन अमाउंट को रिकवर कर सकती है और रिकवर करने के बाद में वो जो बैंक का रुपया है वो बैंक को दे देती है। एआरसीज कभी भी लोन अकाउंट को 100% पे नहीं खरीदती है, कुछ प्रतिशत अमाउंट देकर उस लोन को जो है वो एआरसीज खरीद लेती है। फिर वो सारा रुपया वसूल करके बोरोवर से वो रुपया बैंक को दे दिया जाता है। तो ये रुपया वसूल करने की, एनपी अकाउंट से रिकवरी करने की एआरसीज की प्रोसेस होती है। तो ओवरऑल अगर हम असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्किंग को अगर हम देखें तो ये वहाँ से शुरू होता है कि बैंक ने किसी भी बोरोवर को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया यानी लोन दिया, क्रेडिट फैसिलिटी दी और बोरोवर ने उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड कराई। हाँ, यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कहना कि जो एआरसीज हैं वो केवल सिक्योर्ड एसेट्स ही खरीदती हैं, अनसिक्योर्ड एसेट्स नहीं खरीदती हैं, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, सिक्योर्ड एसेट्स ही खरीदती है। तो बोरोवर ने बैंक को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई और बैंक ने बोरोवर को लोन दिया। फिर जब वो लोन बेड लोन हो जाता है या एनपीए हो जाता है
तो बैंक्स जो है वो ARCs को अप्रोच करती है और फिर जो ARC है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को, जिसे बैड लोन कहा जाता है, उसको खरीद लेती है, परचेस कर लेती है, या कह सकते हैं कि वो लोन जो है वो ARCs के फेवर में असाइन कर दिया जाता है। फिर ARC फंड इकट्ठा करके जितना रुपया बैंक को देना है बैंक को दे देती है एडवांस अमाउंट, और रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करती है। और उसके अगेंस्ट में ARC जो है क्वालिफाइड बायर्स को या तो सिक्योरिटी रिसीट इशू करेगी या किसी अन्य तरीके से फंड को इकट्ठा करके बैंक को दे दिया जाता है। फिर ARCs रिकवरी प्रोसेस शुरू करके, और जो बारोवर है या जो NPA जिसका लोन NPA हो गया है उससे रिकवरी प्रोसेस शुरू करती है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है ARC के काम करने का, और ऐसे ARCs फंक्शन करती है। तो बैड लोन या NPA को खरीदने के बाद में ARCs क्या क्या कर सकती है? तो ARC के पास में जो पावर्स होते हैं, ARC स्वतंत्र होती है उस लोन अकाउंट, पर्टिकुलर NPA लोन अकाउंट के साथ में डील करने के लिए कि उसके साथ क्या करे और क्या ना करे। जो उसे बेस्ट लगता है लोन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, वैसा वो निर्णय लेती है। तो ARC जो है वो या तो मैनेजमेंट में चेंज कर सकती है या पूरे मैनेजमेंट को भी अपने कंट्रोल में ले सकती है उस पर्टिकुलर लोन अकाउंट के बिजनेस को, जो लोन NPA हो गया है, जो उसने खरीद लिया है। या फिर ARC जो उस पर्टिकुलर लोन अकाउंट के जो बैंक में एसेट्स रखी है, मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ हैं, उसको बेच सकती है, सेल भी कर सकती है डायरेक्ट मार्केट में। ARCs के पास में ये भी पावर होता है कि वो NPA अकाउंट के लोन को रीशेड्यूल कर दें, उसके पेमेंट जो है, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो डेट्स हैं, उसमें थोड़ा वेरिएशन कर दें, या किसी और प्रकार का अरेंजमेंट या अल्टरनेट स्कीम भी जो है वो ARCs ला सकती है, उनके पास में पावर होती है। वो पोजीशन भी ले सकती है एसेट का, जो एसेट गिरवी रखी है उसको अपने चार्ज में लेकर वहाँ अपना मैनेजमेंट बैठा दे, या अपने कंप्लीटली अपने अंडर में लेकर उसका ऑपरेशन स्टार्ट करके वहाँ से अर्निंग शुरू करें। तो कहने का मतलब ये है कि ARC के पास में सारे पावर होते हैं किसी पर्टिकुलर लोन अकाउंट, NPA लोन अकाउंट के साथ में डील करने में। ARC जो है वो उसके किसी पोर्शन जो डेट है उसको इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकती है, यानी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास में किसी पर्टिकुलर लोन अकाउंट को, NPA अकाउंट को खरीदने के बाद में कैसे उससे डील करें, कैसे उससे रिकवर करें, और कैसे रुपया वसूल वापस हो जाए ताकि बैंकों का नुकसान ना हो और ARC का भी नुकसान ना हो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ARC जो काम करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अंदर ही काम करती है, और बैंक्स के साथ में जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। उससे बाहर जाकर या नियम कानून कायदे या गाइडलाइन से बाहर जाकर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो काम नहीं कर सकती। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है वो बिल्कुल बैंक की तरह काम करती है सो फार एज रिकवरी प्रोसेस इज कंसर्न। मतलब रिकवरी के लिए वो ऐसे एक्ट करेगी जैसे बैंक एक्ट कर रही है। तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है वो NPA बोरोवर्स को नोटिस इशू कर सकती है रिकवरी के लिए। तो बोरोवर्स को कभी भी ARC से नोटिस मिलता है तो उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो नोटिस ये माना जाना चाहिए कि वो बैंक के द्वारा ही आया गया है, और वैसा ही उसके लीगल इम्प्लीकेशंस है और उसके लीगल प्रभाव है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से यदि कोई नोटिस मिला है तो ये मान लीजिए कि उसे बैंक ने दिया है, और बैंक के जैसे ही लीगल प्रोसेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कर सकती है। उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई देना जरूरी है, रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। लोन अगर बोरोवर का NPA हो गया है और ARC का नोटिस मिला है तो ARC के साथ में मिलकर मीटिंग करके और उसके रेजोल्यूशन के प्रयास करने चाहिए, और उस लोन अकाउंट को ARC के साथ में मिलकर और रिजॉल्व कर और उस NPA की समस्या से निजात पाया जाना जरूरी है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में रिकवरी के उतने ही अधिकार होते हैं जितने कि किसी एक बैंक के पास में होते हैं। तो इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।